नमस्कार साथियों, पॉलिटिकल वाईफाई यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम काकू है और आज मेरा जो टॉपिक है वो टॉपिक है फंक्शनिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की कार्य प्रणाली। किस तरीके से भारतीय संविधान के लिए कार्य शुरू किया गया, पहली बैठक कब हुई, कितने लोगों ने भाग लिया, कब इसके लिए चुनाव हुए और किस तरीके से पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा बनती है। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान बनाने का समर्थन किया। तो आइए दोस्तों, इसी बिंदु पर प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। साथियों, फंक्शनिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की कार्य प्रणाली, इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। इलेक्शंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, संविधान सभा के लिए चुनाव कब हुए, कैसे हुए, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले जुलाई अगस्त 1946 को संविधान सभा के लिए इलेक्शन हुए, चुनाव हुए और उसमें टोटल जो सीटें थी जो कि ब्रिटिश कॉलोनियल रूल के अंडर डायरेक्टली गवर्नड थी, ब्रिटिश शासन द्वारा शासित की जा रही थी, उसके लिए 296 सदस्य आवंटित किए गए थे। 296 सीटें उसके लिए आवंटित की गई थी और उनमें से जब चुनाव 1940 में हुए जुलाई अगस्त में, तो उनमें से इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 सीटें मिली। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 208 सबसे ज़्यादा सीटें मिली। उसके बाद मुस्लिम लीग को भी 73 सीटें मुस्लिम लीग को मिली और जो देसी रियासतें हैं उन्हें 93 सीटें 93 सीटें उन्हें आवंटित की गई थी, जो कि नहीं भर पाई। क्यों नहीं भर पाई? क्योंकि जो भारत की देसी रियासतें थी, देसी रियासतों का मतलब क्या है कि ऐसी रियासतें जो कि भारतीय राजाओं द्वारा शासित की जा रही थी, तो उनके लिए 93 सीटें। और ये जो भारतीय रियासतें थी, इन्होंने संविधान सभा में भाग नहीं लिया। उन्होंने ये माना कि हम क्या नहीं करेंगे, हम इसमें शामिल नहीं होंगे संविधान सभा में, इसलिए ये सीटें नहीं भर पाई। उसके बाद 15 सदस्य स्वतंत्र जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स थे, वो 15 सीटों के लिए वो चुनकर आए थे। तो ये थी हमारी जो इलेक्शन, बताया मैंने आपको कि चुनाव किस तरीके का हुआ, चुनाव के परिणाम कैसे रहे, उस पर मैंने प्रकाश डालने का प्रयास किया। तो आइए अब आगे जानते हैं कि इसके बाद भारतीय संविधान की फंक्शनिंग कैसी रही, पहली बैठक कब हुई और उस बैठक में कितने मेंबर्स ने भाग लिया। इन सारे बिंदुओं पर मैं प्रकाश डालने का प्रयास करूंगा। तो आइए दोस्तों, उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं। फंक्शनिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की कार्य प्रणाली। पहली बैठक कब हुई, इसके बारे में जानते हैं। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई और इस बैठक के कुछ फैक्ट है जो कि मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इस बैठक में कुल 211 लोगों ने भाग लिया। 211 लोगों ने। मुस्लिम लीग ने क्या किया, इसका बहिष्कार किया, संविधान सभा की पहली बैठक में भाग नहीं लिया। उन्होंने अलग पाकिस्तान की डिमांड की, इसलिए मुस्लिम लीग संविधान सभा में शामिल नहीं हुई। और डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वो संविधान सभा में सबसे सीनियर मोस्ट थे, इसलिए सबसे सीनियर मोस्ट होने के कारण या सबसे वरिष्ठ सदस्य होने के कारण उन्हें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया। अस्थायी का मतलब क्या होता है कि कुछ समय के लिए बनाया गया, वो परमानेंट नहीं थे। और उसके बाद जब उनको अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया तो उसके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं ऐसे भी कि किस व्यक्ति को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया या किस व्यक्ति को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया, तो यह आपने याद रखना है, ठीक है। आगे हमारे पास है कि डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी एंड टी.वी. कृष्णमचारी, ये संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। क्यों, इनको भी याद रखिएगा। कई बार किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम या नेट सेट कहीं भी पूछ लिया जाता है, तो ये आपने फैक्ट है जो कि याद रखना है।
तो आइए अब इसके बाद जानते हैं कि किस तरीके से संविधान सभा की अगली बैठक होती है, या संविधान सभा में किस तरीके से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने एक ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन रखा। तो इन सारे बिंदुओं पर प्रकाश डालते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू, द ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव, भारतीय संविधान की जो फिलॉसफी है उसका जो बेस है वो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन भी है। ठीक है, ये आपने याद रखना। जब मैं फिलॉसफी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाऊंगा तब मैं वहाँ पे भी आपको इस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पढ़ाने का प्रयास करूंगा। और यहाँ पे भी जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कब आया, इसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स या विशेषताएं क्या थी। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दोस्तों 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाया था। ठीक है, उन्होंने क्या किया, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव रखा। और इस उद्देश्य प्रस्ताव के मेन बिंदु क्या थे, तो आइए उस पर भी प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। पहला था एक सॉवरन रिपब्लिक, जो हमारी संविधान सभा है उसमें जो ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन रखा है, इसमें ये बात की है कि भारत क्या होगा, एक सॉवरन होगा और रिपब्लिक होगा। सॉवरन का मतलब क्या होता है, सॉवरन संप्रभु, संप्रभु का मतलब क्या है कि भारत इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल वुड बी फ्री, उसके पर भारी या आंतरिक कोई भी दबाव या नियंत्रण नहीं होगा। वो अपनी आज़ादी है उसकी, वो अपनी फॉरेन पॉलिसी, अपनी कोई भी इंटरनल एक्सटर्नल पॉलिसीज है उसको बनाने के लिए आज़ाद है। तो ये हो गया संप्रभु। दूसरा था गणराज्य, गणराज्य मतलब रिपब्लिक। भारत को हम रिपब्लिक बोलते हैं, आगे मैं बताऊंगा कि भारत रिपब्लिक कब बना। तो अब रिपब्लिक का मतलब क्या होता है कि जब द हेड ऑफ स्टेट, जो आपका राज्य का जो हेड है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली लोगों के द्वारा चुना जाता है, ना कि वो क्या है किसी या विरासत के आधार पर आता है, या ना वो किसी हेरिडेटरी सिस्टम के आधार पर आता है, बल्कि वो किसके आधार पर आता है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों द्वारा चुना हुआ होता है। तो उसको हम बोलते हैं रिपब्लिक। अब दूसरी बात कि ये था पहला कैरेक्टरिस्टिक्स इसका ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का। दूसरा क्या था, दूसरा था कि ब्रिटिश भारत में जितने भी शामिल क्षेत्र है वो भारतीय राज्य है या देशी रियासतें हैं, वो सब भारत को क्या कर सकते हैं, भारत में शामिल हो सकते हैं या भारत को ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी इन्होंने बात की। और अगली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, माइनॉरिटीज, बैकवर्ड क्लासेस एंड शेड्यूल, जो ट्राइब्स है, जो आपका अनुसूचित जनजातियां हैं या आपके कोई भी पिछड़ा वर्ग है, उन सब के लिए, उनको अपलिफ्ट करने के लिए, उनका उत्थान करने के लिए क्या किया जाएगा, राज्य क्या करेगा, राज्य उनके उत्थान के लिए आवश्यक कार्य करेगा। ऐसा हम संविधान सभा में प्रावधान करने का प्रयास करेंगे। ये बात ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में कही गई जो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाया था। ठीक है, और एक क्वेश्चन और, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। ये आपने याद रखना है, कब किया गया स्वीकार, 22 जनवरी 1947 को। तो आइए आगे जानते हैं। आगे है माउंटबेटन प्लान। इनको, ये माउंटबेटन जी, इनके बारे में तो आप जानते हैं कि भारत के अंतिम वायसराय रहे हैं, गवर्नर जनरल, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल रहे हैं। तो इन्होंने 3 जून 1947 को क्या किया, 3 जून 1947 को एक माउंटबेटन प्लान आया। ये भारत के जब गवर्नर बने तो उन्होंने 3 जून 1947 को एक क्या किया, 1947 को उन्होंने एक रेजोल्यूशन लाया। और इसमें क्या किया गया, इसमें 2 नेशन थ्योरी मीन्स कि भारत और पाकिस्तान के लिए अलग अलग राष्ट्र होने का इसमें बात की गई कि दोनों क्या अलग अलग देश होंगे। और दूसरी बात, पाकिस्तान के लिए अलग से कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी। और इसलिए सेपरेट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली 26 जुलाई 1947 को क्या किया गया, उसकी घोषणा की गई, अनाउंस किया गया 26 जुलाई 1947 को। ठीक है, ये भी आपने याद रखना है, 26 जुलाई 1947 को। ठीक है, और 1947 का भारत सरकार जो अधिनियम आया, भारत का जो इंडिपेंडेंस एक्ट आया, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, उसमें भी कुछ प्रावधान किए गए, कुछ चेंजेस किए गए,
पहली जो भारत के लिए संविधान सभा एग्जिस्ट कर रही थी उसमें भी कुछ चेंज आए, कुछ बदलाव किए गए। तो आइए उसके बारे में भी जानते हैं। भारत सरकार अधिनियम 1947, मैं इसके ऊपर एक अलग से लेक्चर बनाऊंगा कि भारत सरकार अधिनियम 1947 क्या था, उसमें क्या क्या प्रावधान किए गए और किस तरीके से उसको भारत में लाया गया। इन सारी चीज़ों के बारे में उसमें मैं एक अलग से वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा। आज सिर्फ इतना जानो कि माउंटबेटन प्लान में क्या क्या प्रावधान किए गए और 2-3 पॉइंट 3 बदलाव जो मेन है कि कॉन्स्टिट्यूट असेंबली में क्या हुए, जैसे संविधान, जैसे 1947 में भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आता है। पहला है सभा को संपूर्ण निकाय। इसका मतलब क्या है कि भारत की जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी वो इस इंडिपेंडेंस एक्ट से पहले क्या थी, ब्रिटिश डोमिनेटेड थी। उसका मतलब क्या है कि भारत उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट या ब्रिटिश जो कॉलोनी थी या ब्रिटिश जो कॉलोनाइजर थे उनके द्वारा डोमिनेटेड किया जा रहा, उनके द्वारा शासित किया जा रहा था। इसलिए पहला चेंज 1947 में क्या हुआ कि जो आपने संविधान सभा बनाई है कैबिनेट मिशन के थ्रू, वो क्या है, आज़ाद है। वो जैसे भी भारत के लिए पॉलिसी बनाना चाहें वो बना सकते हैं। जैसे कि मैंने ऊपर भी कहा कि सॉवरन का मतलब क्या होता है कि इंटरनल एक्सटर्नल वो आज़ाद है। तो ये इसकी पहला बदलाव किया गया था। दूसरा, संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। इसका मतलब क्या है कि अब संविधान सभा ने 2 कार्य करने शुरू किए। पहला कार्य क्या था, संविधान भारत के लिए संविधान का निर्माण करना, और दूसरा कार्य क्या था, विधायिका का मतलब क्या है, कानून, भारत के लिए कानून बनाना, ये भी उसका कार्य था। तो ये भी एक बदलाव किया गया कि अब सभा 2 काम करने लगी। चलो आगे चलते हैं अगले स्लाइड पे। अब इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट, जो कि मैंने पीछे भी इसकी 2 कैरेक्टर, तीसरी क्या थी, सभा के 2 कार्य जो मैंने कहा कि संविधान बनाना भारत के लिए और देश के लिए आम कानून बनाना। कानून बनाने वाली विधायिका होती है, इसलिए विधायिका, संविधान सभा ही विधायिका के रूप में भी काम कर रही थी। अब यहाँ पर आपने याद रखिएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि संविधान सभा के अध्यक्ष थे, तो जब संविधान सभा जो थी, जब वो एज ए संविधान सभा के रूप में काम करती थी तब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उसके अध्यक्ष होते थे। लेकिन जब वो देश के लिए कानून बनाने वाली या कानून निर्माती या विधायिका हुआ करती थी तब जो ना उसकी अध्यक्ष जी.बी. मवलंकर होते थे। तो ये याद रखना, जी.बी. मवलंकर भारतीय संसद के पहले अध्यक्ष, लोकसभा के पहले अध्यक्ष जी.बी. मवलंकर बनते हैं, ये याद रखिएगा, लोकसभा के पहले अध्यक्ष। इसलिए जब भी वो संविधान सभा देश के लिए कानून बनाती थी तो उसके लिए क्या है, आम जो कानून बनते थे तब जी.बी. मवलंकर उसकी अध्यक्षता करते थे। ठीक है। और राजेंद्र प्रसाद कब करते थे, जब संविधान सभा एक संविधान निर्मात्री संस्था के रूप में कार्य करती थी। ये भी आपने याद रखना। मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान में शामिल हो गए। ये भी इसमें चेंज हुआ कि अब मुस्लिम लीग ने पहले ही क्या किया हुआ था, बहिष्कार किया। तो अब इस अधिनियम के द्वारा पाकिस्तान के लिए अलग से संविधान सभा बनी और मुस्लिम लीग के सदस्य उसमें शामिल हो गए। ये भी आपने याद रखिएगा। अब आइए आगे चलते हैं। आगे हमारे पास टोटल सदस्य भारत में कितने बचे। अब भारत में जो संविधान सभा निर्माता थे वो सिर्फ 299 बचे, उनकी संख्या 299 रही। ये भी आपने याद रखिएगा। चलो आगे चलते हैं। The Constitution as settled by the Assembly be passed। ये डॉक्टर अंबेडकर प्रसाद का, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, उनका एक प्रस्ताव था। और ये जो प्रस्ताव है इसमें क्या बात की गई, इस प्रस्ताव में ये बात की गई कि द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड, कि अब जो असेंबली ने क्या किया, असेंबली जिस संविधान सभा को बना रही थी वो जो ना पास कर दिया गया है। और इस प्रस्ताव को सभा ने कब, 26 नवंबर 1949 को क्या किया, पारित किया। और इसलिए संविधान दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाया जाता है, 26 नवंबर को हम कैसे मानते हैं, 26 नवंबर को हम संविधान सभा के रूप में, जबकि 26 जनवरी को हम रिपब्लिक डे के रूप में। ये याद रखिएगा,
26 नवंबर और 26 जनवरी। अब आगे चलते हैं, कुल सदस्य संख्या कितनी थी जो कि उपस्थित थे? तो उपस्थित टोटल जो सदस्य थे जब ये संविधान हमने अपनाया, भारत ने संविधान कब अपनाया? 26 नवंबर 1949 को। तो जब भारत ने क्या किया, 26 नवंबर 1949 को संविधान को अपनाया, तो उस समय कुल सदस्य संख्या 284 उपस्थित थे। ठीक है ना, 284 याद रखिएगा, साइन 284 लोगों ने किए जब भारतीय संविधान अपनाया गया, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं कि जब भारतीय संविधान बना तो उसमें एक प्रियम्बल मतलब कि प्रस्ताव बना। प्रियम्बल क्या है? एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, जैसे हमारा एक आइडेंटिटी कार्ड होता है, पहचान पत्र होता है, उसी तरीके से प्रियम्बल भी एक पहचान पत्र होता है। वो मैं अगली आने वाली वीडियो में आपको प्रियम्बल भी करवाऊंगा। और मूलतः कितने थे? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां भारतीय संविधान में उस समय थी। जब भारतीय संविधान अपनाया गया तो उसमें एक प्रियम्बल, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां थी, ये आपने ध्यान रखना है। ठीक है, तो आइए अगले स्लाइड पे चलते हैं। रिपब्लिक ऑफ इंडिया, मैंने पहले आपको बता दिया कि रिपब्लिक क्या होता है। अब 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को अपनाया गया। ठीक है, लागू किया गया। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को हमने क्या किया? भारतीय संविधान को लागू किया। क्यों किया गया? जबकि संविधान तो 26 नवंबर 1949 को बन गया था। तो रीजन जानने का प्रयास करते हैं। क्योंकि 1929 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था, उसमें एक पूर्ण स्वराज दिवस मनाने की बात की गई कि एक पूर्ण स्वराज्य दिवस मनाया जाएगा, और वो कब मनाएगा? 26 जनवरी 1930 को। इसलिए 26 जनवरी 1930 को सभी जो हमारे इंडियन नेशनल जो फ्रीडम फाइटर थे या आज़ादी के लिए जो लड़ाई लड़ रहे थे, उन्होंने क्या किया? 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज्य दिवस के रूप में मनाया। इसलिए भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, यही कारण है। ठीक है, ये आपने याद रखना है। आगे क्या है? मेन फैक्ट हमारे पास आगे क्या है? मेन फैक्ट आगे हमारे पास है कि राष्ट्रमंडल की सदस्यता 1949 में। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि राष्ट्रमंडल क्या है? ये एक ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, कुछ देशों का एक समूह है, जो कि ऐसे देश है जो पहले ब्रिटिश कॉलोनी रही है या ब्रिटिश कॉलोनियल पावर के द्वारा शासित हुए हैं। ठीक है, उनका क्या है? उनका ये एक संगठन है राष्ट्रमंडल। इसकी सदस्यता भारत ने 1949 में इसकी सदस्यता ली। राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को भारत ने क्या किया? राष्ट्रीय ध्वज अपनाया। तो आइए आगे चलते हैं। मैन फैक्ट और क्या क्या है वो भी याद रखिएगा। राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत हमने दोनों 24 जनवरी 1950 में हमने दोनों को अपनाया है। ठीक है, ये भी याद रखना। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति कब बने? 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के राष्ट्रपति बनते हैं। संविधान बनाने में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन, ये आपने याद रखना है। बैठकें कितनी हुई? 11। टोटल खर्चा कितना आया? 64 लाख, ये आपने याद रखना। ये कुछ फैक्ट है। क्रिटिसिज्म, भारतीय संविधान की आलोचना हालांकि बहुत स्कॉलर्स ने या विचारकों ने की, वो मैं आने वाली और वीडियो में भी आपको बताऊंगा, लेकिन मेनली यहाँ पे जानने का प्रयास करते हैं। ग्रैनविले हॉस्टिन, इन्होंने संविधान सभा के बारे में क्या बोला? ये क्वेश्चन एचएस में पूछा गया था। एचएस में पूछा गया ये क्वेश्चन एक बार कि किसने कहा कि संविधान सभा एक दलीय देश का एक दलीय निकाय है, सभा ही कांग्रेस है और कांग्रेस ही भारत है। एचएस में दोस्तों ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो इस ग्रैनविले हॉस्टिन ने ये बात कही कि ये क्या है? कांग्रेस है, संविधान सभा क्या है? एक दलीय निकाय है, और वो दल क्या है? कांग्रेस है, और कांग्रेस ही क्या है? भारत है। ये बात ग्रैनविले हॉस्टिन ने बोली थी। लॉर्ड विस्काउंट, उन्होंने क्या बोला कि संविधान सभा हिंदुओं का निकाय है।
ठीक है, कि ये क्या है, इसमें सिर्फ हिंदूज कम्युनिटी है, हिंदू कम्युनिटी की मेजोरिटी है, इसलिए जो कॉन्स्टिट्यूट असेंबली है इट इज हिंदू डोमिनेटेड असेंबली, की ये क्या है, हिंदू निकाय है। ये भी आपने याद रखना है। विंस्टन चर्चिल, अब चर्चिल ने क्या बोला, उन्होंने बोला कि संविधान सभा ने केवल एक बड़े समूह को रिप्रेजेंट किया है, कि एक जो भारत का बड़ा समूह है उसको रिप्रेजेंट किया है, जबकि भारत में जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज रहती है, जो माइनॉरिटी कम्युनिटीज है, उनका अप्रोप्रिएट क्या नहीं है, रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये किन्होंने बोला, ये चर्चिल ने बोला। चेक योर सेल्फ, इसका मतलब क्या है कि खुद को जानो कि आपने इस वीडियो के माध्यम से क्या सीखा है, क्या जाना है। तो आइए जानते हैं। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं, अगर आपको आंसर आता है तो कमेंट सेक्शन में जाकर आंसर कीजिएगा, अदरवाइज अगर नहीं आता है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आप दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, ये आप देख लीजिएगा। दूसरा है, आज़ादी के बाद भारतीय संविधान सभा में कितने सदस्य थे, ये दूसरा क्वेश्चन हो गया। तीसरा है, भारत ने राष्ट्रीय गान कब अपनाया, ये तीसरा क्वेश्चन है। चौथा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति कब बने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है जिसका आपने आंसर देना है। तो दोस्तों आज की वीडियो इतनी थी और आज का ये टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है। मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ और एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आपको मेरी ओर से नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।